हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये MGT402 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फाइनल टर्म के सॉल्व MCQs है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। EQO का पॉइंट क्या है, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का पॉइंट क्या है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाए आपकी कैरिंग कॉस्ट के बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज यूज इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर। व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यू व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। तो क्या होगा कि क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका ओवर वैल्यू होगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कैसे? क्योंकि जब आप यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस जब करते हैं तो जितना ओपनिंग स्टॉक लेस करेंगे उससे आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो जाएगा, तो उससे प्रॉफिट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब एक फर्म जो है वो सेल करती है क्या बैग फॉर कितने रुपए का, 14 रुपये का बेचती है ईच। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी 8 है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा? तो 14 को माइनस कर दें 8 से तो 6 रुपये होगा। अब एक कैलर को सेल अ सिंगल प्रोडक्ट कितनी है? 28 रुपये यूनिट। इफ़ वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितनी है? 65% ऑफ सेल एंड फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है आपकी? 9800। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अब इसके अंदर यानी कि आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो आपको फिक्स कॉस्ट तो दी हुई है 9800 और सेलिंग प्राइस भी दी हुई है 28000। ठीक है, बस इसका जो वेरिएंस निकालना है यानी कि 0.6% है ना, तो 28 यानी कि मतलब 65% है। तो आपको इसका अपना प्राइस को 65% यानी कि 28 को 65% करेंगे तो 18.2 समथिंग आएगा, यानी 18.2 आएगा। उसको माइनस कर दें 28 से और फिर उसके बाद जाके डिवाइड कर दें आप, यानी कि 9.8 आएगा तो डिवाइड कर देंगे किससे? 9800 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 यूनिट। ठीक है, द बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप इज ग्लिसरीन। ठीक है, इफ बी लिमिटेड शो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन कितनी है ऑफ 120 का केस ऑफ प्रोडक्ट फॉर द मंथ, डायरेक्ट लेबर कितनी है? 3 घंटे और एट 12 पर आवर जो मिल रहे हैं। बजटिंग कॉस्ट जो है वो शुड भी कितनी है होगी? तो 4320 होगी। तो कैसे आया कि 120 जो है वो आपका एक महीने की जो आपकी प्रोडक्शन है, तो डायरेक्ट लेबर कितना है? 3 घंटे काम करता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दें तो 360 आएगा आपके पास, 360 रुपये सही है। अब आपको पर घंटे की यानी कि मतलब पूरी टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4320 आंसर आपका आ जाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ फ्लेक्सिबल बजट। तो अ बजट शो द कॉस्ट एंड रेवेन्यू एट डिफरेंट लेवल ऑफ द एक्टिविटी, यही आपका आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर एनालाइज ऑप्शन अवेलेबल टू सेट कोर्स ऑफ एक्शन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या चीज़ें डिसीजन मेकिंग से ही वो एनालाइज कर पाएगा? अब in one of contract, a contract will probably be accepted if increase contribution margin and decrease profit, if increase both contribution and margin and profit, if reduce contribution margin and increase profit। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है,
Which of the following is the ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फॉर कॉस्टिंग? तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है. अब फिक्स बजट इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो फिक्स बजट जो है वो नॉर्मल कैपेसिटी के लिए होता है. इन कॉस्ट अकाउंटिंग अनअवॉइडेबल कॉस्ट इज चार्ज टू द फॉलोइंग: फैक्ट्री ओवरहेड, कंट्रोल अकाउंट. ना वर्क यानी कि मतलब ना डायरेक्ट लेबर ना डायरेक्ट मटेरियल वगैरह, फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही सारी वो कॉस्टेज जाती जो आप अवॉइड नहीं कर सकते. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इज़ आल्सो नोन एज प्रोसेस कॉस्ट शीट कहलाती है ये. अब इफ़ प्रोडक्ट goods cannot be sold at split point, then cost will be allocated on the basis of hypothetical market value. यानी मतलब अगर स्प्लिट जब हो रहा है उस वक्त अगर आप बेच नहीं पाए तो हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू कि भाई ये मार्केट के अंदर इसकी ये वैल्यू होगी या ये वैल्यू है, तो उस बेसिस पे ये की जाती है. आर टिपिकल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इज़ distribution cost, internal audit cost, compensation of plant manager और design. तो compensation of plant manager जो है वो सही आंसर है. While construction a break even chart, the gap between sales line and variable cost show which of the following? तो contribution margin जो है वो शो करती हैं ये लाइंस जो आप अब अगर बना रहे हो अपना चार्ट सेल्स का और वेरिएबल कॉस्ट का. अब अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट विल बी चार्ज इन नेचर इफ़ कैलकुलेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? तो स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है डेप्रिसिएशन के लिए. अब budget that required management to justify all expenses rather than just change for the previous year is referred to zero based budget कहलाया जाता है. Equivalent unit of production, तो इसका क्या होता है? It is a measure of productivity activity represent work done on until still in process as well as unit complete during the period are used on the base for computing per unit cost in most process cost accounting. तो all of given options जो है वो इसका आंसर है. Which one of the following is the traditional approach of costing? तो ये पहले भी आ चुका है, absorption costing. Under which of the following all cost of production is considered as production cost regardless of whether they are variable or fixed? तो absorption costing जो है वो इसको डील करती है. Which of the following item is not include in FOH cost budget? तो डायरेक्ट मटेरियल, ऐसी बात है ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड FOH में. क्या डायरेक्ट मटेरियल कैसे हो सकता है? कि डायरेक्ट लेबर भी होता तो वो भी इंक्लूड नहीं होता. Which of the following budget include the item of depreciation? तो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट बजट जो है वो होता है. After the development of master budget, which of the following ratio can be used to compare actual performance with the budget परफॉर्मेंस? तो सारे रेशियोज़ हैं, कैपेसिटी हो गई, एक्टिविटी हो गई, एफिशिएंसी हो गई. तो ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन सही आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट डज नॉट बिलोंग टू द पार्ट ऑफ यूनिट? तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, ऐसी बात है, ये तो बिल्कुल ही यूनिट को बनाने में इसका क्या वो है, तो इसके इररेलेवेंसी, तो ये कॉस्ट जो है वो बिलोंग नहीं करती. द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट सेंटर एंड द इन्वेस्टमेंट सेंटर जो है वो क्या है? डिसीजन मेकिंग जो है वो मेन सेंटर है. इन ऑर्डर टू कंप्यूट इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी रीजनेबल एस्टिमेट? यूनिट, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यूनिट. तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन.
In a job order costing, the use of direct material would be recorded as work in progress. अब कंपनी ए फिक्स कॉस्ट जो है वो 42,000 है. इट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी 24,000 है. इट्स सेल्स कितनी है? 80,000. सेलिंग प्राइस जो दी हुई है 80,000 है. व्हाट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द कंपनी यूनिट टू बी सोल्ड? तो अब इसके अंदर जो है वो हमें क्या निकालना है? हमें ब्रेक इवन यूनिट निकालना है. ठीक है, तो आप एक वही फार्मूला लेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस और माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है, वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं है. तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे कि 80,000 दिए हुए और 8,000 यूनिट बेचे हैं, तो 80,000 को डिवाइड कर देंगे 8,000 से, तो वो जाएगा आपके 10 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस आ गई. ठीक है, अब प्रोसीजर वही है कि आप जो है वो 42,000 जो है फिक्स कॉस्ट की जगह रखें, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 10 आ गई. और अब वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? 24,000 आपको दिया हुआ है ना, और उसको 8,000 से डिवाइड कर देंगे. 8,000 क्या है? सेलिंग यूनिट्स हैं, तो 3 रुपये आपके आ जाएगी. ठीक है, और फिर क्या है? 42,000 को डिवाइड कर देंगे. 10 माइनस 3 जो है वो 7 आता है, यानी मतलब नीचे 3 आ गया था आपके पास वेरिएबल कॉस्ट, और 10 तो आपके सेलिंग प्राइस थी, उसको माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा. अब तो अब 42,000 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 6,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा. अब एक अ कंपनी एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल टर्म में भी नॉन एज बजट. जो है बजट जो है वो होता है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग गुड्स इज कैलकुलेटेड बाय डैश डिडक्शन टोटल कॉस्ट फॉर फिनिश गुड्स मल्टीप्लिकेशन यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री. तो यही आपका सही आंसर है. एंड एवरेज कॉस्ट इज आल्सो नॉन एज यूनिट कॉस्ट, यानी कि यूनिट कॉस्ट ही होती है एवरेज कॉस्ट. पीरियड कॉस्ट आर जो है रिलेट टू द स्पेसिफिक पीरियड, मतलब जो स्पेसिफिक पीरियड जैसे कि फर्स्ट वीक का चल रहा है या फिर फर्स्ट मंथ का चल रहा है, फर्स्ट क्वार्टर का चल रहा है, तो वो उसी से रिलेटेड करेगी. अब द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज रिपोर्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इनकम स्टेटमेंट जो है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इनकम स्टेटमेंट में आता है. Which of the following is important requirement of the efficient material control? तो all जो है वो requirement जिसमें proper store facility, proper authorization वगैरह या running वगैरह material की सारी शामिल है. While construction break even chart the gap between, ये आ चुका है क्वेश्चन, आगे चलते हैं. All of the following are the object of budget except मैक्सिमाइज ऑफ सेल्स. तो उसका है इंक्रीजिंग कॉस्ट. प्रोडक्शन बजट इज एन एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग. तो फंक्शनल बजट जो है वो इसकी एग्जाम्पल बनती है. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड डिटरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स. तो प्रोवाइडिंग गाइडेंस अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ वर्कर फोर्स जो है वो है. अब द मास्टर बजट इज यूजली बीइंग विद सेल्स बजट जो है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो. तो डेप्रिसिएशन से कभी कैश आउटफ्लो नहीं होता. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर analyze option available to set course of action may be organized. तो डिसीजन मेकिंग जो है वो आपका सही आंसर है. ठीक है, डी कॉर्पोरेशन वाज प्रोसेस टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ
कितने यूनिट जो हैं वो आपके 12,000 यूनिट वर्स कंप्लीट हुए, 1500 जो है वो रिमेनली, तो 25% वर्क इन प्रोग्रेस है। तो इक्वलेंट यूनिट प्रोड्यूस जो निकालने हैं, ठीक है, तो 25% जो है वो कंप्लीट होगा ड्यूरिंग द मंथ। तो आपने क्या किया, 1,500 यूनिट का 25% लिया, ठीक है, तो वो तकरीबन 375 आता है। उसको ऐड कर दिया 12,500 में, तो आपके पास 12,875 आंसर आ जाएगा। A cost that has been incurred but cannot be changed by present or future decision, तो वो sunk cost होती है। sunk cost वो cost होती है जो डूब जाती है, वो मिलेगी नहीं। Which of the following budget include an item of indirect cost? तो FOH budget जो होता है वो indirect cost को देखता है। Which of the following cost is linked with the calculation of cost of inventory? तो production cost जो है वो include होता है। अब which of the following manufacturing is most likely to be used a job order costing? तो वो है building an offshore oil rig। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी एक वजह है, जैसे अब सॉफ्ट ड्रिंक है, प्रोड्यूसर है, तो पूरा प्लांट लगाना पड़ेगा, ठीक है। फ्लोर मिल्स इसके अंदर भी पूरा प्लांट, टोबैको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो पूरा एक प्लांट, लेकिन ऑफशोर रिग बनाई और आप आगे चले गए। तो ये पूरी एक सही तरीके से समझ लीजिए जॉब की तरह होता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मिला कि ये बना दो, आपने बना दिया, अब आप ख़त्म हो गए, आपने बना के छोड़ दिया। सैलरी ऑफ फैक्ट्री क्लर्क जो है वो ट्रीट क्या होगी, इनडायरेक्ट लेबर एज अ ट्रीट होगी। और एवरेज कंज्यूमर एक्स एमरजेंसी टाइम इज़ अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डैश, रिऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल या डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल इसका सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।